हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशंस करने वाले हैं महा रिवीजन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपको 6 नंबर देने वाला है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस में बताऊंगा आप लोगों को। एक ध्यान रखना, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस करो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो और कैपेसिटर के सवाल करो और पोटेंशियल। बस इस चीजों पे फोकस करोगे, आपके नंबर पक्के होंगे। लेकिन कैसे सवाल आता है इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यार। तो चलो यार, धीमे धीमे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है, यहां सवाल लिखा है कौन सा, गॉस लॉ। ये 11th में है भैया, लेकिन यहां पे ना एक्सप्लेनेशन ना कुछ, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? देखो, गॉस लॉ में डेफिनेशन है, वो ध्यान रखिए। फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस रहा इक्वल टू द नेट चार्ज होना चाहिए इनक्लोज बाय द सरफेस। उसके इनक्लोज बाय सरफेस में कितने टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी है, इस हवा में से कितनी फील्ड पास हो रही। या उसको ऐसे भी लिखा जाता है क्लोज इंटीजर। देखो ऊपर लिखा है यहां पे क्लोज सरफेस, मतलब ये क्लोज इंटीजर है, ई डॉट डी एस। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखना है आप लोगों को तो ऐसे लिख सकते हो, क्लोज इंटू ई डी एस और ये कॉस थीटा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ये डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? कुछ डॉट रहा तो कॉस थीटा लिखते हैं। इस लॉ को याद रखना, हम लोगों को इतना ही रखना है। एक तो क्यू एप्सिलॉन नॉट नंबर एक, नंबर दो ये जो है बेटा ई क्लोज इंटीजर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा कब क्या होगा ये भी बताऊंगा। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। आपके लिए सवाल आता है एग्जाम में, ये क्या सवाल है सर? सवाल क्या है, अच्छी तरह से पढ़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कोई भी एक स्फीयर रहा तो उसके आउटसाइड में एक, मतलब एक स्फीयर रहा, जैसे कि यहां पे लिख के दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक स्फीयर है मेरे पास और ये स्फीयर के पास यहां पे पी पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज, इस स्फीयर पे कौन से चार्ज रखे मेरे, पॉजिटिव चार्ज। तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपके लिए जवाब है बच्चों। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, किसके, स्फीयर पे चार्ज रखने के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो निकाल दे यार। जैसे कि यहां पे एक गॉसियन सरफेस निकालना पड़ता है, और ये गॉसियन सरफेस याद रखना दुआ में, उसको काटते हुए ऐसे गॉसियन सरफेस डॉट डॉट दिख रहे हो, गॉसियन सरफेस। बुक लेके बैठना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना, बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे हो रही है, इसलिए ऐसे लिखी यहां पे, ऐसे। अब यहां पे इसका सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल। जैसे यहां पे इस सरफेस पे निकाला तो आपके तरफ आ रहा। अब यहां पे इस चीज पे रखना ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और हमारा डीएस वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर बोलते इसको, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हमारे यहां पे थीटा 0 है। बच्चे मुझे बहुत पूछते हैं कि 0 क्यों लिखा है सर, इसका कारण है डीएस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का सेम ही सेम। क्या बात है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम लोगों को चार्ज निकालना है, तो ये सिग्मा है बेटा, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये चार्ज मिल रहा है, या सरफेस भी, इसकी भी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं ना, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा ओरिजिनल जो भी रेडियस है, जो स्फीयर है, डैश वाला गॉसियन सरफेस है, ध्यान रखिए, डैश वाला गॉसियन सरफेस है। अब ये हो गया, हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फटाफट मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, क्या आप तैयार हो? तो यहां पे गॉस लॉ जो है, तो चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो भैया इसको क्लॉज ई डॉट डी एस लिखना पड़ेगा। ई डॉट डी एस का मतलब होता है ई डी एस कॉस थीटा है, समझे क्या? तो फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि यार थीटा जो है वो 0 है और कॉस 0 1 होगा। क्यों? ई और डी एस के बीच में जो एंगल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही है, और इसका एरिया वेक्टर खटाक से दोनों का भी डायरेक्शन सेम है, इसीलिए यहां पे ई तो कांस्टेंट रख दू, इंटीग्रेशन डी एस। कुछ बच्चे पूछेंगे कॉस थीटा कहाँ गया, बेटा 1 है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए हम लोगों को फाई की वैल्यू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ बेटा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, डी एस। यहां पे ई
ds कौन है बेटा, ds जो इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो एरिया है, और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर और यहां पे कैपिटल आर रखने का मतलब सर देखो, स्मॉल आर जो था हमारा यहां पे इस स्फीयर के बारे में। अब हम लोग जिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहां का अंतर स्मॉल आर लिखा है। देखो जो गॉसियन सरफेस है ना, वहां पे हमने एक पॉइंट लिखा है, वहां का पॉइंट का डिस्टेंस ये। अच्छी बात है सर, 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है तो मैं ई निकाल सकता हूं। देखो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गॉट इट। ये यहां पे Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे क्या समझ में आ गया बेटा, ये डिवाइड आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। सेपरेट लिखा तो अच्छा लगता है, लेकिन 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 सर आप लोगों ने Q की भी वैल्यू लिखी थी कुछ, इसको पुट अप कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं ना। चलिए तो ये रहा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई को काट दो तो E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मेन मैंने जो लिख के रखा था ये है। ओके लेकिन अगर ये P पॉइंट आप लोगों ने स्फीयर पे ही रखा तो क्या हो सकता है? तो केस नंबर 1 में हम लोग लिख सकते हैं कि सर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R लिखोगे तो ये मर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। सिग्मा सर पे चार्ज डेंसिटी बोलते सिग्मा को। ओके लेकिन इनसाइड किसी ने पूछा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, क्योंकि चार्ज इनसाइड नहीं है बेटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ये आपको 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, जानबूझकर मैं बाजू में हटाऊं, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। गॉट इट? आगे बढ़ना है बच्चों मुझे। चलिए चलो 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 नेक्स्ट। अभी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डायग्राम चेंज कर दूंगा। डायग्राम चेंज कर दूंगा मतलब सर ये जो डायग्राम है, हम लोग अभी डायग्राम ले रहे हैं, यहां पे एक वायर लिया है, सिलेंडर बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल लो, आपकी मर्जी भैया। अब ये सिलेंडर है, हाँ जी सर दिखाई तो दे रहा है हम लोगों को भी, बोलने की क्या जरूरत है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर पे कोई पॉइंट लिया P नाम का, उसको काटते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाओ, ये सरफेस बना दिया, देखो ठीक है, एक पॉइंट बना दिया। इसका जो एरिया है बेटा वो ds है, यहां का एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसका ds जो एरिया है, इसका एरिया सेम है, इसलिए थीटा 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और यहां पे एरिया का ds है। चलो सर बस हो गया, अब मुझे बता दो थोड़ा सा कुछ चीजें बता दो। यहां पे हम लोग काम करने जा रहे हैं 1 बाय 1। अभी सबसे मेन यहां पे तो हमारे पास जो फाई है, फाई मतलब क्या होता है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, इसको तो लिख सकता हूं मैं क्लोज इंटीग्रल ds कॉस थीटा। अब पता है कि थीटा 0 है और कॉस 0 जो होता है हमारे इधर 1 होता है, आपके इधर देख लेना। तो फ्लक्स जो है बेटा ये फ्लक्स है, फ्लक्स तो पता है ना, कोई एरिया में से कितनी फील्ड पास होना, मतलब ये एरिया इसमें से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, दूसरा एरिया सेम है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इसमें परपेंडिकुलर वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ज्यादा फ्लक्स है इसका, इसका कम है, जितनी फील्ड पास होना, ठीक है फ्लक्स। तो चलिए सर यहां पे E कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ds निकालते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds किसका है बेटा, सिलेंडर। सिलेंडर का फार्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई लेंथ। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, टॉइस पायर क्यों लिया, लेंथ इंटू ब्रीथ, जैसे कि आप लोगों ने एरिया लिखा होगा ना, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसकी लेंथ ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है और लेंथ यल का यल रखा है, समझे क्या, वैल्यू पुटअप कर रहा हूं E इंटीग्रेशन ये टॉइस पाई आर यल। सर ये फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ कहता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यही लॉ कहता है यार, तो रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे E टॉइस पाई आर यल। रुको 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 रुको, और क्या बेटा, ये लेंथ है, वायर है, वायर जैसी, और देखो अगर वायर रहा तो लीनियर डेंसिटी, एरिया रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम रहा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल है, डायग्राम देख के करना पड़ता है। तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का चार्ज पर यूनिट लेंथ फार्मूला, जैसे चार्ज पर यूनिट एरिया स्फीयर के लिए,
यहाँ पे लेंथ आएगा डिवाइडेड। तो चार्ज क्या मिल रहा है बेटा, लैम्बडा इंटू यल। चलो वैल्यू पुटअप करो, लैम्बडा यल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ई टॉइस पाई आर यल। यल से यल को मार दो तो ई मिल रहा है, ये नीचे आएगा टॉइस पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर। समझे, कुछ नहीं बेटा किया मैंने, ये ई ये टॉइस पायर नीचे आ गया, देखो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये लैम्बडा है। समझे, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम लोगों को यहाँ पे मिले वाला फार्मूला है, लीनियर चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे। लेकिन आपके बुक्स में और भी कुछ दो डायग्राम दिए वाले मेरे ख्याल से, यहाँ पे लिए कि नहीं, एक मिनट मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे लिए नहीं मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दे। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आपने सिलेंडर ले लिया या वायर जो बोलना है बोलो, ठीक है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, कौन से, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अवे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अवे होती है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो, क्या बेटा, निगेटिव चार्ज हो तो ये इनसाइड होती है, इनसाइड होती है, इनसाइड होती है, ये इनसाइड होती है। समझ में आ रही है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड द निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, चलो हम लोगों को सेम देखो, हमारा गॉस लॉ इसीलिए कर रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे कोई पॉइंट पे, है ना, वैसे ही यहां पे भी पी पॉइंट पे निकालनी है। एक प्लेन शीट ले ली, प्लेन शीट पे चार्ज लिए, लेकिन प्लेन शीट में क्या है, देखो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको, ये आप बोल रहे कि पाम है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं बैक है बेटा, दो सरफेस है ना, देखो आप बैक बोल रहे तो मैं बोल रहा हूं कि फ्रंट साइड है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, और आपको तो इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम है, सबको पता है अवे फ्रॉम, और इसका एरिया भी इस तरफ है, तो डायरेक्शन थीटा जो है ना, तो वो आपके दिमाग में डालिए तो आप जीरो है, cos 0 1 होता है पता है। अब यहाँ पे फ्लक्स निकालने का फार्मूला तो हम लोगों को मिला E डॉट ds, लेकिन यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा। सर ऐसे क्यों, क्या किया इसने कि इसको बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे, आप प्यार कर रहे इसका कारण ये है कि ds दो बार है। कैसे, एक इस तरफ है, जैसे कि आपने बोला कि पाम, मैं तो इधर का भी पकड़ूंगा ना बैक, आपने फ्रंट कहा है मैं बैक लूंगा, आपने बैक कहा तो मैं फ्रंट बोलूंगा, दो है, तो दो सरफेस होने के कारण ये लिख सकता हूं। और आपको cos थीटा इसका तो पता है कि डॉट प्रोडक्ट cos थीटा होता है ना, डॉट प्रोडक्ट निकाल, तो इसीलिए इसको E इंटू इंटीग्रेशन ds रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds रख दो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा दूंगा आपके बुक्स के हिसाब से ज्यादा। तो E यहाँ पे A मिलेगा, यहाँ पे E इसका एरिया, इसका इंटीग्रेशन पता नहीं ना, पहले डायग्राम थी बेटा, स्फीयर था 4 पाई स्क्वायर लिया, बाद में सिलेंडर पता लगा मुझे तो टॉइस पाई आर यल फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के लिए डायग्राम चाहिए, प्लेन शीट है तो इसलिए ये लिखा, तो यहाँ पे टॉइस E A ये। अब फ्लक्स क्या होता है यार, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सबने सुना होगा कि चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हमने सुना है, ठीक है ना। यहां पे हम लोगों को चार्ज की वैल्यू भी डालनी है, तो चार्ज की वैल्यू कैसे डालेंगे, तो नहीं चार्ज निकालना है, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, ये सिग्मा सर पे चार्ज, हाँ सिग्मा होगा, यस सर, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मुझे चार्ज चाहिए तो सिग्मा इंटू ए, तो इस इक्वेशन में पुटअप करना पड़ेगा, तो चार्ज की वैल्यू बेटा सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही बेटा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज क्या मिल रहा है सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ये वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं 1 में, तो यहाँ पे सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टॉइस ए मर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा, ये 2 डिवाइड आ रहा, दूसरा कुछ नहीं, 2 ही डिवाइड आ रहा, बाकी कुछ हो रहा नहीं। क्या मैंने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे, समझ में आ रहा है 2 क्यों आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 सरफेस एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन 3 सवाल में से न्यूमेरिकल फार्मूला कुछ तो कुछ आने के चांसेस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोगों को अभी निकालना क्या है, निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, जो कि वहां पे लिख के रखा है फार्मूला, लेकिन आया कैसे है। उसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ रिव्यू देना चाहता हूं, है ना। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस लेने से अच्छा है कि एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी से भी मैं थोड़ा सा बता दूं, और बाद में देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कोई चार्ज था, उस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं यहां से धीमे 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 धीमे, यहां पे चार्ज रख दिया,
पहले चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है, वो भी कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। भैया यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। अब बोलेंगे सर कैसे वर्क नहीं होगा? भैया वर्क होता है किसी के अगेंस्ट में। अगेंस्ट का मतलब क्या है समझा देता हूं। देखो अब दूसरा चार्ज, ये चार्ज तो चला गया यहां से, दूसरा चार्ज ये Q1 चार्ज था पॉजिटिव, अब इसको पॉजिटिव Q2 चार्ज यहां रखा, यहां लेके आ रहा हूं, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और रिपेल करने के बाद मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा, मुझे ऐसा जोर जोर से ढकलना पड़ रहा, क्यों, कारण क्या? भैया ये पॉजिटिव रिपेल नहीं क्या करेगा, चार्ज, अरे सिमिलर चार्ज है ना, तो मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का जो फोर्स है उस फोर्स के अगेंस्ट में काम करना हूं। बात समझ में आ रही क्या? किसी के अगेंस्ट में काम करना हूं, इसीलिए यहां पे वर्क होने वाला है। तो यहां पे जो वर्क होगा, जो चेंज इन वर्क यहां पे लिखते हैं एफ इंटू जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस आर लिखो, जो भी लिख रहे हो, तो ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बोलेंगे माइनस साइंस क्यों लगाई सर आपने, अपनी बुक में नहीं दिया, मैग्नेटिक के फॉर्म में दिया होगा, तो भी बता देता हूं। इसका कारण है बेटा कि यहां पे ये जो है, मैं फोर्स, देखो फोर्स है इसका इधर, और मैं डिस्प्लेसमेंट करना चाहता हूं इधर। देखो मेरा फोर्स इधर है ना, पॉजिटिव, इसका फोर्स इधर होगा, तो ये रिपेल हो रहा है, तो फोर्स इधर है और मैं ये कर रहा हूं। तो ये आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एफ इंटू डी आर, ये फार्मूला मुझे याद रखना होगा अगर ये पढ़ना है तो। ये मतलब सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इसका एक्सप्रेशन देखना था। आप देखो डायग्राम आपके आंखों के सामने है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, हाँ सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है हम लोगों को, मुझे बी पॉइंट पे लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, बी पॉइंट पे। कहां से बेटा? मेरा चार्ज इन्फिनाइट से आ रहा है। बच्चों को लगता है कि ए से बी तक लाना है क्या? नहीं, वो इन्फिनाइट पे है। मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लेके पढ़ाई कर रहा हूं बेटा, या मान लो यहां से भी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। देखो यहां से ये चार्ज आएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पे इकट्ठा करके, आपको पता है कि टोटल कितना होगा, इसलिए निकालना है तो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। मतलब देखो बेटा, ये पॉजिटिव रिपेल होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, देख पा रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन है, यहां का डायरेक्शन R1 है, मुझे R2 तक लाना है, R2 तक लाना है। सभी को यहां पे एक आइडिया, रफली आइडिया होगी कि यार यहां पे जो भी मुझे फोर्स होगा वो फोर्स कितना है, क्या है, मैं ये सब बताने वाला हूं। लेकिन इसके पहले मुझे जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लेकिन, हाँ ठीक है, या आप लोग माइनस या डी आर भी रख सकते हो। और आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि कॉस भी आएगा तो भी जीरो आने वाला है, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। हम लोगों को यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कौन सी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन माइनस एफ इंटू डी आर। अब सबसे मेन बात है कि फोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है बेटा Q, स्मॉल चार्ज है पॉजिटिव Q0, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है बेटा वो R² है। आपके बुक्स में जैसे लिया वैसे ही लिखो, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं आप लोग, R। क्या लिख सकते बेटा? R। ये यूनिट वेक्टर है बेटा। कौन सा वेक्टर? ये यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिखा तो उसको निकाल दो, आपके बुक्स में लिखा भी हो तो भी। तो ये माइनस माइनस, मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका जो ये है, तो हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q, ये Q0 बाय R², R यूनिट वेक्टर इंटू डी आर। और ये R1 से R2 तक, देखो आपको ये R1 है बेटा, ये R2 तक रखना है। अब देख सकते हैं कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q0 बाहर निकाला जाए और इंटीग्रेशन R1 से R2, इस R को ऊपर लेके आए। कुछ बच्चे मुझे पूछ सकते कि ये R कहाँ गया बेटा? ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर होता है कैसे? R वेक्टर डिवाइड बाय R वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे होता है? R वेक्टर बाय R, इसका मैग्नीट्यूड का है ना, यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका रेशियो मतलब यूनिट वेक्टर। स्केलर वेक्टर या मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा होगा। ये R ऊपर गया तो माइनस हो गया, सबको पता है सर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा मुझे
ऐसे करो, ये R-1 है ना, ये R2 डिवाइड बाय R1। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता बोल देता हूँ बेटा, यहाँ पे x-2 ये रहा, तो x n+1 डिवाइड बाय n+1। अब ये n कौन है बेटा, माइनस है, तो x रेज़ टू -2 + 1 -2 + 1 क्या आएगा मुझे बताओ यार, क्या आएगा? तो ये डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है, माइनस आ रहा, माइनस कैसे आएगा पता है ना यार, r⁻⁻1 कैसे आ गया, 2 -2 में से 1 गया -1, और -2 में से 1 गया तो -1। ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे जानबूझकर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल जो, या पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा हमारी, ठीक है, वो निकाल रहे। तो ये -1, ये माइनस, देखो ये माइनस प्लस हो गया, बचा है मेरे पास 1/4πε0। ये Q0 हाइयर लिमिट, हाँ थोड़ा सा सर इसको ऐसे ना करते हुए रहने दो माइनस, पहले एक बात करते अपन, -1 डिवाइड बाय आर करते, डिवाइडेड बाय, है ना, आर कर रहे हैं ऐसे। क्यों बेटा, बात समझ में आ रही है? क्योंकि पावर ऊपर माइनस है तो नीचे आने के बाद उसका पावर प्लस होगा, है ना। तो u इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस अब प्लस करो, 1/4πε0 Q0 हाइयर लिमिट है बेटा 1/r2। ये माइनस कहाँ गया बेटा, प्लस होने के लिए, ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस लोअर लिमिट, समझे? तो ये आप लोगों के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिली है 1/4πε0 Q0, है ना, ब्रैकेट में 1/r1 R2 -1/r1। ये हम लोगों को यहाँ पे, यहाँ जो वर्क मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग वर्क के फॉर्म में भी निकाल सकते थे, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आपके बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपका पार्टिकल R1 इन्फिनाइट पे रखा और R2 R पे रखा, R मानना है, मतलब ये Q0 जो पार्टिकल दिख रहा है, जो चार्ज, पार्टिकल मत बोलो, चार्ज बोलो, वो कहीं इन्फिनाइट पे रखा है, तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है 1/4πε0 Q0, है ना। यहाँ पे मुझे 1/r मिल रहा है, ये कहाँ गया सर, जीरो, कहाँ, 1/∞ जीरो होता है, या इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाय r। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या आपको मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, एनर्जी है तो जूल में होगी, एनर्जी है तो जूल में होगी। तो 1 जूल क्या होता है बेटा, एक्चुअली वर्क इज इक्वल टू, या पोटेंशियल का फार्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, तो ये पोटेंशियल इनटू चार्ज भी बन सकता है, मतलब ये जूल, ये होगा बेटा 1 वोल्ट और 1 कूलम चार्ज अगर रहा तो इसको 1 जूल इतनी एनर्जी बोलते हैं। इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखा आपकी बुक्स में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन फॉर्म में लिखने का भी तरीका होता है, तो इसको लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पे 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली मतलब बच्चों -3 ऐड करो तो -22 होंगे। अगर किलो भी लिखते, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो 1.6 10⁻⁹ किलो मतलब +3, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 1.6, 19 में से 3 गए, हमारे इधर रहते 16, आपके इधर देखना कितने लगते। तो ये जूल में एनर्जी कन्वर्जन करने का एक फंडा था, फंडा। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बढ़ना है आगे, चलिए फटाफट जाते आगे बेटा। भैया रिलेशन बिटवीन ही आ गया, रिलेशन बिटवीन ही आ गया। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेते जो कि यहाँ पे लेना जरूरी है, कॉन्सेप्ट लेते। इसके कॉन्सेप्ट क्या है सर, आप लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली, जो रेफरेंस पॉइंट आर माना है, अब भी फार्मूला निकाला था सर, हाँ 1/4πε0 Q1 Q2 बोलना है क्या, रेफरेंस पॉइंट में हम लोगों को Q1 Q2 बोलेंगे, जैसे कि कैपिटल Q लिखा था Q1 Q2, है ना, और डिवाइडेड बाय आर लिखा था। ये हमारे पास फार्मूला मिला था ऑलरेडी, ठीक है, ये फार्मूला था। हम लोग काम करते अभी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट ऑफ द आर, यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 लिखते ना, यहाँ पे Q1/r, ये Q2 को बाहर निकालते हैं। क्या फर्क हो रहा है, फार्मूला तो एक ही, या ऐसे भी लिख सकते हैं सर इसको कि 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाय r, और इसको Q1 को बाहर। लेकिन ये जो फार्मूला बेटा, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यार वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। देखो थोड़ा सा सोचो, क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या ये फार्मूला इससे कोई रिलेटेड है क्या?
हाँ जी है, क्योंकि वर्क ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल है और ये चार्ज है, एक ही बात है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसके जगह पे अगर मैं पोटेंशियल बोलूं तो चलेगा, तो U इज द पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट ऑफ द R, ये V1 है ना, R1 ये Q2 लिख सकता हूं, या इसको V2 लिख सकते हैं, R2 यहां पे Q1। मतलब बेटा पोटेंशियल देखो, ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल होता है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज भी होता है। समझे क्या? अगर आपको पोटेंशियल कौन से चार्ज का बोला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखो। समझे क्या? कोई बात तो दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये V1 Q, देखो VQ, ये R क्या है? रेफरेंस पॉइंट, बाकी कुछ ही नहीं बेटा, इसमें कुछ है ना। यहां पे Q2 चार्ज के कारण V2 पोटेंशियल है। ओके, मतलब इन सभी कहानी के दौरान हम लोगों को क्या मिल रहा है सर? मतलब पोटेंशियल जो मिल रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। देखो जो पोटेंशियल मिल रहा है, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, ठीक है, ये मिल रहा है बेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो इसको भी, मल्टीप्लाई चार्ज मिल रहा है, मल्टीप्लाई चार्ज मिल रहा है। मतलब ये पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू U बाई Q। मतलब ही यही होगा ना यार, वर्क के फॉर्म में एनर्जी रहती है, तो वही फार्मूला मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। या आप लोग अगर चेंज रही तो V2 माइनस V1, U2 माइनस U1 डिवाइड बाय चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं। या चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डिवाइड बाय चेंज इन चार्ज, इसको ऐसे भी लिखने का तरीका हो सकता है, DQ। ओके, तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट वो पता लगा इस फार्मूले से कि पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, खत्म किस्सा। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव लगाओ, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगाओ, खत्म कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे रिलेशन बिटवीन दिखाना है, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बेटा, कौन सा चार्ज है? यहाँ पे जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं इन्फिनाइट से ला रहा था मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़े पे पकड़ लिया, तो वर्क हो रहा है, और वर्क होता है सबको पता है पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस, क्या यक्स माना है, क्या यक्स मानो, गॉट इट बेटा। क्या मैं इसी को भी माइनस ई इंटू डी एक्स लिख सकता हूं? अब बच्चे बहुत गड़बड़ाएंगे, सर यफ की जगह पे ये कैसे लिख सकते हैं? बेटा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स होगा यहां पे, फोर्स होगा Q इंटू ई। लेकिन करे क्या, ये जो Q है ना, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 यूनिट इसकी वैल्यू बेटा, मतलब यहां पे Q है, कहीं ना कहीं है, दिख रहा नहीं है, कहां है, 1 वैल्यू इसकी है ना, इसीलिए बेटा ये ऐसे भी लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। मतलब सर आपका कहना है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस, ये लिख सकता हूं क्या? हाँ जी, बिंदास लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, अब मुझे बता, पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज लिखा था, वर्क अपॉन चार्ज लिखा था। मुझे बताओ क्या ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे VW लिख सकता हूं, मतलब DW के जगह पे मैं DV लिख सकता हूं क्या? तो हाँ जी, बिंदास लिख सकते हैं आप। दरवाजा बंद, चमकते। तो यहां पे हम लोग dV इज इक्वल टू माइनस E dx लिख सकते हैं। तो यहां पे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, यहां पे ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल और इजी तरीका है, कोई इसमें हार्ड लेवल नहीं है, बस समझने वाले को इशारा काफी होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार। यहां पे आगे क्या है? हाँ, हम लोगों को अभी पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना बेटा? पोटेंशियल निकालना है कोई भी पॉइंट का। तो बहुत ही इजी, जैसे अब जीरो पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे जीरो पोटेंशियल क्या होता है? जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखो। ये जीरो पोटेंशियल बेटा एक्चुअली कोई जीरो पोटेंशियल नहीं होता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई चार्ज को, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज को इन्फिनाइट से लाना पड़ेगा, मतलब R इज इक्वल टू इन्फिनिट। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल का फार्मूला बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R, अगर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसकी वैल्यू इन्फिनिट रखो, तो ये
पोटेंशियल जीरो मिलेगा, मतलब जीरो कोई पॉइंट का पोटेंशियल नहीं होता। हम लोगों को किसी चार्ज को इन्फिनाइट से लेके आ रहे हैं ये मानना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल निकालना है मुझे। और यहां पे सबसे पहले जो जो चीजें हमारे पास वर्क निकालेंगे, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये चार्ज मैंने पोटेंशियल का जीरो माना, सॉरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना। और आप लोगों को सभी को पता है कि पोटेंशियल और वर्क का जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W। क्यों? क्योंकि बेटा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब उसकी वैल्यू 1 है, इसलिए डरने की चीज नहीं। बच्चे बहुत घबराते हैं, मुझे वर्क ही निकालना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पे अगर मेरे पास फोर्स देखा जाए तो फोर्स होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q, और ये Q0 लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय r²। देखो एक्चुअल में फार्मूला क्या है यार, बोलो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। Q2 कहाँ गया सर? Q2 की वैल्यू, एक बात ध्यान रखिएगा, 1 लिख रहा हूं और इस R के जगह पे मुझे कुछ और ही डालना पड़ेगा। और मतलब क्या? x। क्यों सर? क्योंकि इसका जो अंतर लिया है मैंने यहां से यहां तक वो x लिखा है। कोई शक है बेटा? समझ में आ रहा है? मुझे वर्क निकालना है ना, छोटे से छोटे करके ऐसे करके इन्फिनाइट से ला रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए चार्ज को इन्फिनाइट से ला रहा हूं तो वर्क होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू मुझे पता है यार, है ना। फोर्स की वैल्यू जो भी दी होगी आपके पास माइनस, है ना, इंटीग्रेशन में डालो। ये भी इंटीग्रेशन में डाल के dw का w लाया। हाँ, तो यहाँ पे माइनस फोर्स की वैल्यू है 1/4πε0 Q/x² इंटू dx। सेम है बेटा, जैसे हम लोगों ने इसके पहले निकाला था इंटीग्रेशन, सेम। चलिए, -1/4πε0 ये Q है, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा -2, और इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू r तक है। देखो ये पार्टिकल, ये जो चार्ज है इन्फिनाइट से ला रहा हूं, तो छोटा सा यहां से मिड पॉइंट लिया मैंने, मिड पॉइंट का लिया है, ठीक है। ये इन्फिनाइट टू r है इंटू dx। तो यहाँ पे -1/4πε0 Q, इसका इंटीग्रेशन जो होता है हमारे इधर x -1, ये -1, लिमिट बेटा इन्फिनिटी, और ये r है। मुझे लगता है कि ये माइनस ये देखो, ये माइनस नहीं तो रख दो ना, जान दो। अब एक आधे स्टेप बढ़ गई तो बढ़ गई। बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए, बच्चे ने बोलना चाहिए। ये देखो प्लस पावर रहा, नीचे है तो देखो माइनस रहा तो प्लस रहा, ये माइनस पावर है नीचे प्लस, और ये माइनस है 1, और इन्फिनिटी है लोअर लिमिट, हायर लिमिट आ रहे बेटा, माइनस प्लस हो गया तो रहा 1/4πε0। अच्छा सर 1/ε0, और इसके लिए एक चार्ज बाकी रहा था, ये चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस चार्ज को यहाँ लिखो सर। तो ये माइनस प्लस हुआ तो ये हो गया r, ये 1/∞। तो मुझे लगता है कि वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4πε0 Q/r, और ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे बेटा, कैसे बात समझ में आ रही ना? बच्चे बहुत गड़बड़ सकते हैं कि यहाँ पे वर्क और पोटेंशियल इक्वल कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। करेक्ट है बेटा, लेकिन हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके माना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना है, तो 1/4πε0 Q/r ये पोटेंशियल मुझे यहाँ पे मिला है। ओके डन। इसके ग्राफ भी है बेटा। हम लोगों को एक बात ध्यान में आएगी, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। कैसे? क्योंकि इसका फार्मूला था 1/4πε0 यहाँ पे Q/r², ऐसा था फार्मूला, इसलिए इनवर्सली। तो शायद यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ भी वहां पे देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा सा ग्राफ पढ़ना। यहाँ पे हम लोगों को बच्चों, यहाँ बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना है, मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, ठीक है। आप देखते हैं कि सर यहाँ पे डायपोल, डाय मतलब दो पोल बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव, ठीक है। इसके यहाँ पे डायपोल का मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव होता है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल कर रहा हूँ। उसके बाद में डाय मतलब दो पोल है, पॉजिटिव निगेटिव, दोनों के बीच में का डिस्टेंस होता है बेटा यल, और ये सेंटर होता है। तो यल टॉइस यल भी लिखते हैं कुछ लोग, तो लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, और यहां से मुझे क्या करना बेटा, इस चार्ज के कारण सी पे कितना पोटेंशियल है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरा ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
मैं ये बोल रहा हूं कि ये सी पॉइंट के यहां पे कितना इस चार्ज के कारण पोटेंशियल है और निगेटिव चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है, ये फाइंड करना हमारा टारगेट है, ये मुद्दा है बेटा हमारा। ओके, तो चलो सर कर दो फिर। आप देखो V1 पोटेंशियल बोलेंगे, V1 मतलब A के कारण कितना पोटेंशियल है वहां पे, तो A के कारण जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q बाय R, R ही है ना बेटा, R1 बोला क्या, R1 बोलो, ठीक है। दूसरा है B के कारण कितना पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस QA चार्ज या R2। देखो मैंने बोला ना पोटेंशियल ये डिपेंड करता है चार्ज पे, पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव, ये निगेटिव था इसलिए निगेटिव। चलो दोनों का ऐड करते, मुझे सी पे पोटेंशियल निकालना, VA प्लस VB, तो VA क्या बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q बाय R1, ठीक है। माइनस करो यहाँ पे, है ना यार, क्योंकि माइनस इसलिए किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2, ठीक है। तो VC, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q रहने दो, बचा है मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। VC, अब R1 R2 क्या है सर, इसको थोड़ा सा पढ़ना बहुत ही जरूरी है बेटा। मुझे बताओ ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये L sin थीटा होगा, ये L cos थीटा होगा, सॉरी, और ये भी L cos थीटा। कितने लोगों को समझ में आया? देखो ये थीटा है बेटा, थीटा की अपोजिट साइड साइन है, तो एडजेसेंट साइड कॉस नहीं होगी। अरे ये इस थीटा की जो साइड है वो अपोजिट साइड है, तो एडजेसेंट साइड कॉस होगी, मतलब यहां पे। और एक बात, ये जो दिख रहा है ना सी पॉइंट पे बेटा, ये लाइन सेम है, यहां तक कि ये लाइन दोनों सेम है, दिखती नहीं लेकिन होती है, ये बहुत छोटी चीज है बेटा। तो ये R1 अगर लिखूं मैं यहाँ पे वैल्यू, R1 की वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा R1 की मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ये R में से ये माइनस करना पड़ रहा मुझे L cos थीटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये टोटल R है, देखो ये टोटल R है, यहां से यहां दिख रहा है ना आपको, यहां से टोटल देखो, ये C है ना, ये A है और यहां पे O है, ये है बेटा टोटल R, ठीक है। और मुझे निकालना है लेकिन यहां का, लेकिन ये अंतर और ये अंतर सेम है, ये अंतर सेम है बेटा, माइनस L cos थीटा, क्यों किया समझ में आया? टोटल R में से L cos थीटा इसलिए क्योंकि ये R1 और ये R सेम है, दिखता नहीं लेकिन है, यही तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के चांसेस है। दूसरा R2 देखो, ये R, ये जो R है टोटल, ये R2 बेटा, इसको इस पॉइंट को ये पैरेलल, मतलब ये R2 यहां तक, देखो यहां तक, मेरी बात दिख रही है, दिख रहा है बेटा, यहां तक सेम है, मतलब R यहां पे प्लस करना पड़ेगा L cos थीटा को, समझ में आ रहा है? एक लाइट बंद करना पड़ेगा, लाइट चली गई बच्चों, ठीक है। दिख रहा है ना, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, और इन्वर्टर पे इतना ज्यादा नहीं चलता, ठीक है, जितना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, ये बात समझ में आई होगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, तो Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाय R1 की वैल्यू बेटा R माइनस L cos थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बेटा, अभी R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू R प्लस L cos थीटा। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो VC रख रहा हूं मैं यहाँ पे, ओके। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बेटा, तो Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चालू करो, R प्लस L cos थीटा, इसको हटाना पड़ेगा अभी मुझे थोड़ा सा, सबको पता है, इसको हटा देंगे, ओके, इसको हटा देंगे। अरे बाबा एक मिनट, हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है, R, ये माइनस माइनस प्लस होगा, थोड़ा सा समझ लो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? ये इधर लेके आए, ये माइनस R माइनस माइनस प्लस होगा, समझे ना? और इनको मुझे लगता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं। कैसे सर? देखो a प्लस बी है और दूसरे a माइनस बी जैसा है, देखो a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसीलिए यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ पे L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो VC Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ध्यान दीजिए आर आर मर गया, यहाँ पे टॉइस यल हो गया बेटा, ये रहा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस थीटा बाकी है सर लिखना, ठीक है। आप लोगों को P की वैल्यू पता है, Q इंटू टॉइस यल, 11th में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, Q इंटू टॉइस यल, ओके। तो ये हो रहा है VC, ये हो रहा है बेटा P, ये कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर रहेगा। सर क्यों आर स्क्वायर कैसे? क्योंकि बेटा ये आर वेरी वेरी ग्रेटर देन यल है, इस यल से हमारा ये जो अंतर है ना सी का ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी फार्मूले को लिख सकते हैं कि यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे P cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल मिल रहा है, ये पॉजिटिव इस चार्ज के कारण C पे, समझे क्या? इन चार्ज के कारण मुझे मिले वाला पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि यार ये इजी, इतना हार्ड नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो लिख भी सकते हो, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हो। और आपको पता है cos थीटा अगर 0 करे तो यहाँ पे यही वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर में भी आप लोगों को लिखने के और भी चांसेस है, खाली क्यूब करना पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आर और ये आर, तो क्या होगा आर क्यूब होगा। ये यूनिट वेक्टर लिखना है तो ये भी आपको तरीका हो सकता है। उसके बाद में बेटा बहुत ही सिंपल और इजी सवाल है, कुछ नहीं इसमें, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस तो नहीं होता है। इस पॉइंट के कारण, इसके कारण कितना पोटेंशियल, इसके कारण कितना, इसके कारण, इसके कारण, तो सबके कारण अगर पोटेंशियल लिखूं तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R1, है ना। ये V1, V2 कैसे लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाय R2, V3 कैसे लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाय R3। ऐसे सबको ऐड करो तो V1 प्लस V2 प्लस वहां पे जितने हैं उतने करो, V3 डैश 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 n तक भी कर सकते हो। तो इसको लिखने का तरीका, अगर आप लोगों ने V निकाल रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है ना, बचा है Q1 R1 Q2 R2 डैश 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 Qn Rn तक लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको लिखने का तरीका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n Qi Ri, ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल मिलेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस एंड डायपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले बात समझते बच्चों कि हम लोग कोई एक पॉइंट था, उस पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, क्या कोई Q1 नाम का एक चार्ज यहां से उठा के लाएंगे इस पॉइंट पे, क्या वर्क होगा? आंसर है नो। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वर्क होता है किसी के अगेंस्ट में, इसको लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, इजीली हम लोग ला सक रहे हैं। कोई इन्फिनाइट से एक चार्ज को उठा के लाके हम रख पा रहे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक Q1 नाम का चार्ज यहां पे आके बैठा भी। अब दूसरा जो चार्ज है वो Q2 नाम का चार्ज है, ऑलरेडी Q1 चार्ज यहां पे आके बैठा है। ध्यान रखिए पॉजिटिव Q1 चार्ज, पॉजिटिव Q2 चार्ज को यहां से लाने वाले हैं। जब मैं लाऊंगा ये देखेगा, ये देखेगा, एक दूसरे को बोलेंगे भैया हम लोग तो सेम बिरादरी के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अपोज करेगा, आने ही देगा। मतलब इस चार्ज की जो फील्ड के कारण, वो फील्ड पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम फील्ड होती है, इस फील्ड के कारण मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं, ऐसे 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 ढकलना पड़ेगा जबरदस्ती से, तो इसके कारण बेटा वर्क होने वाला है। तो बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी चार्ज को लाना है तो किसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फील्ड बोल रहे हैं आप लोग, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, अगेंस्ट में कर रहे हो तो वर्क डन होता है। तो ऐसी ही बात यहां पे करने वाले, धीमे धीमे देखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस के कारण निकालनी है मुझे। सबसे पहले यहां पे मैंने XYZ एक्सिस ले लिए, ये ओरिजिन ले लिया है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि यहां पे एक पॉइंट ए पे कोई इन्फिनाइट से उठा के ऐसे रखना है एक चार्ज, तो यहां पे कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि इस सिस्टम में कोई पहले चार्ज नहीं था। तो मैंने यहां पे जब भी रखा था ए पॉइंट पे, कौन से ए पॉइंट पे जब रखा था, तो यहां पे वर्क डन 0 है बच्चों, यहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन 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 इस पे पोटेंशियल है,
क्या है बेटा, पोटेंशियल है। और पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1, ये जो डिस्टेंस है बेटा वहां पे R1 दिखाई दे रहा है, ये पोटेंशियल है हमारा 1। बात समझ में आ रही है? वर्क है क्या? नहीं, पोटेंशियल। किसके कारण बेटा? पोटेंशियल जो है ड्यू टू द चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल है। गॉट इट? ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखो ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे रखा है। अब देखो ये होगा, अब पहले वर्क क्यों नहीं हो रहा था? कोई चार्ज ही नहीं था वहां पे। अब चार्ज एक आके बेटा कहीं इन्फिनिट से रखा है। अब दूसरा बी पॉइंट है, उससे चार्ज ला रहा हूं। जैसे चार्ज लाऊंगा क्या वर्क होगा? तो जवाब यस। क्यों होगा? क्योंकि बेटा मुझे इस Q1 की फील्ड होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है समझो Q, तो ये ऐसे अवे फ्रॉम फील्ड होगी इसकी। इस फील्ड में कोई भी आएगा तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही कुछ बच्चों यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण यहां मुझे वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क है ये किसके कारण? तो पोटेंशियल ऑफ, लिख सकता हूं पोटेंशियल ऑफ Q1 है यहां पे मल्टीप्लाई चार्ज। अब एक्चुअल में पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है ये होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब ये पोटेंशियल है लेकिन किसके कारण? Q1 के कारण। ये Q2 चार्ज है बेटा यहां पे। मेरी बात समझ में आती होगी? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q1 चार्ज के कारण जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहां पे जो है ना इसको 1 2 रेफरेंस पॉइंट 1 2 बेटा देखो यहां से जो रेफरेंस पॉइंट है ये R2 डिस्टेंस है, यहां पे Q2, ये मुझे यहां पे इतना वर्क करने के लिए मजबूर हो भैया। मतलब मेरा जो वर्क हो रहा है ये वर्क इतना है, मतलब वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसी को मैं U इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ये रेफरेंस पॉइंट है। बात समझ में आ रही? इसके कारण जो वर्क करना पड़ा, ये सिस्टम 2 पॉइंट रहे तो इतनी आपके पास ये जो एनर्जी मिल रही है वो वर्क डन इन द ब्रिंगिंग। जब मैं कर रहा हूं किसी चार्ज को ला रहा हूं यहां P पॉइंट पे, तब मुझे जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ और वो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। ये रेफरेंस पॉइंट बेटा दोनों के अंदर का। बस ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं इस पे, फटाफट खत्म करना है हम लोगों को इसको। अब देखो वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम n पॉइंट चार्जेस, मतलब यहां पे हम लोगों को अभी जो रेफरेंस पॉइंट ये लिया था x एक्सिस y एक्सिस जो भी लिया होगा आपने, है ना, ये y है और ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस था। तो यहां पे था ये पॉइंट, ये था b पॉइंट, यहां पे अभी c ले सकता हूं, d ले सकता हूं। यहां से देखो ये R1 R2 था, तो ये R12। अब यहां से यहां क्या लिखोगे? R13। यहां से यहां क्या लिखोगे? ये कौन सा बेटा? ये B पॉइंट था, ये C था, ये D था, तो ये R14। समझे क्या? ये 4 ऐसे मान सकते हैं ना। तो यहां पे R1 R2 R3 R4 ऐसे पॉइंट, तो ये रेफरेंस पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे देखो Q1, यहां पे R अगर 3 के साथ लिख रहे हो तो 3 है ना, Q2 तो ये R23। ये कैसे मालूम हो गया सर आपको? ये R13 R23 बेटा मेरा रेफरेंस अब C पॉइंट है। तो ये देखो ना, पहले जो था ये A से C तक R13, A से है ना ऐसे, अब B से C लिखोगे तो 2 से 3 है ना, ये 3 है सॉरी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा Q1 Q2, समझे बेटा? ये 2 इधर आ गया, 3 है क्या? सॉरी 3 है, हाँ ये R13, यहां पे Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। बात समझ में आ रही? अगर ज्यादा पॉइंट रहे, मतलब ये इतने ठीक है, हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट ले रहा है, अब D भी ले रहे रेफरेंस पॉइंट, तो D को भी कोई चार्ज इन्फिनिट से लाओगे तो उसको भी क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो पहले A नंबर का लगाएगा, B नंबर का लगाएगा, और C भी जो यहाँ पे जो चार्ज है उसके फील्ड के कारण उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे सेम टू सेम बेटा Q1 R14, Q2 R24, Q3 34
और ये जो चार्ज है बेटा वो चार्ज है यहाँ पे 4 नंबर का, ठीक है ना। तो U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24, समझे कैसे लिखा, Q3 4, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा था 3 4, समझे क्या। ऐसे इन्फिनिट तक लिख सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं। एक बात ध्यान रखना, 1 4 है तो 1 4 लिखो, 2 4 है तो R24 लिखो, R3 4 है तो 3 4 लिखो, या हम लोग इसके समेशन के फॉर्म में 1/4 एप्सिलॉन कॉमन निकाल के J और K ऐसे करके आप लोग बस इसको समेशन में लिख सकते हैं। समेशन मतलब सबकी एडिशंस करना। ये कोई क्वेश्चंस हम लोगों को तो एग्जाम में तो आने के ऐसे चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कोई एक्सटर्नल फील्ड है, उस एक्सटर्नल फील्ड में मुझे क्या करना है, किसी चार्ज को रखना है, सिंगल चार्ज को रखना है। देखो दिया है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। इसके पहले कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, किसी के चार्ज के कारण तैयार होती थी। अब ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड है, कहां से, आई डोंट नो सर है ना। अरे हाँ, कोई सोर्स रखा होगा, इससे एक्सटर्नल फील्ड आती होगी। तो अब क्या करना है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है बेटा, समझे क्या। मतलब ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, इस एक्सटर्नल फील्ड में मैंने कोई पॉइंट चार्ज रखा है, क्या रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है, और इस चार्ज में मुझे जो पोटेंशियल मिलेगा वो बताना है। मतलब कोई भी चार्ज रखा तो आपको पता है कि इसमें चार्ज रखे, सिंगल चार्ज रखना है। अब एक्सटर्नल फील्ड है तो यहाँ तो आपको पता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे होने वाली जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल मिलेगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी Q V रेफरेंस ऑफ R, ये मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि बेटा चार्ज है, वहां पे पोटेंशियल है। हम लोग जैसे निकालते हैं वर्क इज इक्वल, वर्क बाय चार्ज ये होता है पोटेंशियल, तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। V मतलब पोटेंशियल एनर्जी V, और ये चार्ज Q है। वैसे ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं R, बाकी कुछ नहीं, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वर्क इन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल, मतलब कहीं भी यहाँ पे एक मुझे पता नहीं है कोई चार्ज ही इस पे ला रहे, जैसे चार्ज लाओगे वैसे यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी ये है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल नहीं आता, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर एक जगह पे सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं, टोटल वर्क डन कैसे निकालना है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा बोल नहीं सकता हूं मैं आने की कोई चांसेस है बोल के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम 2 चार्जेस है इन एक्सटर्नल फील्ड। अब 2 चार्जेस है बच्चों, पहले हमने एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज रखा था, हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें कोई चार्ज रखा है Q1 नाम का। इसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल नहीं, इसके लिए जो वर्क हो रहा है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क हो रहा है। अब पहले नहीं वर्क होता था सिंगल चार्ज रखने से, क्योंकि वहां कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। अब एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में इस चार्ज को इन्फिनिट से ला रहा हूं, तो ये अपोज करेगी ना फील्ड, जैसे जैसे लाऊंगा वैसा अपोज होगा। तो ये जो वर्क है, इस वर्क को हम लोग Q1 V रेफरेंस पॉइंट ऑफ R है बेटा, ये रेफरेंस पॉइंट है। मतलब ये सिंपल वर्क का फार्मूला है, पोटेंशियल मतलब वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू यहां पे पोटेंशियल इंटू चार्ज लिखा, देखो पोटेंशियल इंटू चार्ज लिखा। ये सिंगल चार्ज जब लाया था मुझे 2 चार्जेस है, अब दूसरा चार्ज लूंगा, जैसे चार्ज लाने के बाद ये एक एक्सटर्नल फील्ड इसको अपोज करेगी नंबर 1, और ये खुद के एक फील्ड तैयार करेगा और ये भी अपोज करेगा को Q1 नाम का चार्ज। मतलब ऐसे 2 चीजें यहां पे अपोज कर रहे हैं। तो एक तो वर्क हो रहा है, वो है बेटा Q2V है ना, R2 बोलो, ठीक है बेटा, मतलब ऐसे भी बोल सकते थे आप। चलिए हाँ, तो हम लोगों को यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, Q2V यहां पे R2, समझे क्या ये। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये होगी आपके एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहां पे होने वाला वर्क। अब ये चार्ज नहीं क्या अपोज कर रहा, कौन सा Q1, ये किसके लिए हुआ बेटा, ये किसके लिए है, ये ओनली एक्सटर्नल फील्ड ने किया वाला वर्क, मतलब एक्सटर्नल फील्ड के कारण इसको करना पड़ रहा है वर्क Q2 को। लेकिन यहां पे जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे Q1 भी कुछ सोच रहा है उसके बारे में, अच्छा तू आ रहा है क्या, आजा आजा मैं तेरे को वापस करूंगा। तो वैसे बेटा यहां पे वर्क का जो फार्मूला था हमारे पास, यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू द कौन से चार्ज के कारण वो, और जैसे Q2 है तो Q2 के कारण। अब ये V जो है, V के लिए मैं फार्मूला क्या लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1 जो भी मानते होगे,
यहाँ पे R21 मानो, और ये कौन से इस पे Q2 पे पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज 1 किसके ऊपर, ड्यू टू द सेकंड के ऊपर। तो ये लिख सकता हूं। तो टोटल निकालना है बेटा, तो टोटल वर्क कितना हो रहा है देखते हैं। टोटल वर्क W लिखते हैं, ये जो वर्क फर्स्ट सिंगल चार्ज के कारण, और वर्क 2 बोलो इसको, वर्क 1, और ये वर्क 1 है, ये वर्क 2 है। तो हम लोगों को Q1 VR1 और यहाँ पे Q2, यहाँ पे VR2, और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 1 बाय टोटल निकाल रहा हूँ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे R21। तो ये यहाँ पे टोटल वर्क का जो फार्मूला है ये मुझे यहाँ पे मिला है। ओके, हाँ, अब ये सवाल लेकिन पक्का करना बेटा, ये सवाल मैक्सिमम में आता है और ये 3 मार्क आपके पक्के भी करवा सकता है। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को एक्सटर्नल फील्ड वाला ही सवाल है। एक्सटर्नल फील्ड रखी, उसमें डायपोल, डाय मतलब 2 पोल्स, एक पॉजिटिव निगेटिव, और डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा, थोड़ी सी लाइन गई बेटा, एक लाइट बंद करना पड़ता है। अब दिखाई दे रहा है क्या, अरे भगवान, 1 मिनट, लाइन गई है बेटा। लाइन जाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओके एडजस्ट करो यार, एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को अभी। ओके, हाँ जी, ओके, लाइट चली गई तो वो इन्वर्टर पे पूरी लाइट नहीं चलती है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे निकालनी है। डायपोल का डायरेक्शन कैसे होता है बच्चों, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव, देखो निगेटिव से पॉजिटिव। डिस्टेंस होता है ट्वाइस एल, ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। ये हमेशा अलाइन होने के चांसेस रहते, मतलब चांसेस मतलब होना चाहता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रहे। क्यों, अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज ऐसे रहना चाहता, पैरेलल होना चाहता है। हमने किया ऐसे, इसको टिल्ट किया तो कुछ एंगल बना थीटा नाम का। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे टॉर्क हो रहा है, देखो गोल कोई चीज घूम रही है ना ऐसे, तो उसको टॉर्क, जैसे कि स्टीयरिंग होती है हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी की, 2 व्हीलर को कब भी होते सर, 4 व्हीलर को, तो वो जो स्टीयरिंग इसका टॉर्क पूछना अपने घर वाले को, अगर 4 व्हीलर गाड़ी है तो टॉर्क क्यों बोलते, जो घूमता है उसको टॉर्क, रोटेट होना तो टॉर्क होता। तो टॉर्क का फार्मूला हमारे यहाँ पे जो लिखते हैं वो P क्रॉस E, कैसे लिखोगे इसको, PE साइन थीटा लिखोगे। गॉट इट बेटा। यहां पे मुझे वर्क निकालना, एक्चुअल में वर्क का फार्मूला कैसे यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है क्या, रोटेशनल डायनामिक चैप्टर एनालॉजी याद है, वर्क को वर्क ही लिखेंगे, फोर्स के जगह पे टॉर्क और यस के जगह पे थीटा लिखते हैं। शायद आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मेरे से सीख लो भैया। चलो, तो वर्क डन निकालना बेटा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये थीटा नॉट से थीटा तक मेरा ये टॉर्क होगा, मतलब थीटा नॉट मतलब इनिशियली, बाद में बढ़ते 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 ऐसे, समझे। अब देखो यहां पे ये टॉर्क, ये थीटा डी थीटा, ये थीटा क्यों, क्योंकि ये जो टॉर्क है अलॉन्ग द थीटा ले रहा हूं। हम लोगों को इसकी वैल्यू पता है, हाँ सर, थीटा नॉट, ये थीटा, इसकी वैल्यू पता है, PE साइन थीटा होगा डी थीटा। सिंपल है बेटा, देखो, और इसका इंटीग्रेशन वर्कआउट W मिलेगा। तो यहां पे मुझे लगता है कि PE है ना, P मतलब ये मोमेंटम है बेटा, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी। तो यहां पे इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा दे रहा हूं। यहां पे हम लोग PE, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, जिनको नहीं आता याद रखो, कॉस माइनस कॉस थीटा होता है, समझे, ये लिमिट रखे, ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन कौन सा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का, जो साइन थीटा इंटू डी थीटा है हमारा, इसका इंटीग्रेशन बनाए माइनस कॉस थीटा। घबराओ मत, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर कहां से ला रहे हो बेटा, इंटीग्रेशन का फार्मूला है। तो वर्क इज इक्वल टू ये PE, ये माइनस हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैसे करते बेटा, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे माइनस कॉस थीटा, ये माइनस, ये देखो हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चे को लगता है कि ये माइनस है ना, ये माइनस करके और एक बार माइनस है, नहीं तो बच्चे यहां पे कभी कभी भूल जाते हैं। लोअर लिमिट ये है बेटा हमारे, ठीक है। तो यहां पे PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। मुझे लगता है प्लस वाले को, इसको एनर्जी बोलते हैं, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी PE। इसको थोड़ा सा ऐसा लिखा तो अच्छा लगेगा,
चलेगा। थीटा माइनस वाला टर्म पहले लिखा, सॉरी ये ओनली थीटा है। तो ये मुझे एनर्जी के फॉर्म में मिली वाली वैल्यूज है। क्या आपके बुक्स में वही है? हाँ जी, समझे। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार अगर आप लोगों को ये एनर्जी चेंज हो रही है तो यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा ऐसे भी। अब देखो, अगर ध्यान दीजिए, केस नंबर 1 करते हैं हम लोग। केस नंबर 1 मैं क्या बोल रहा हूं आपका, यहां पे इनिशियली थीटा अगर π/2 हो, मतलब इनिशियली इस डायपोल को अगर मैं ऐसा रख दूं, फील्ड ऐसी है ऐसी, और मैं ऐसा रखूं परपेंडिकुलर, समझते हो ना, तो कितना होगा कालिया? कुछ नहीं, ये u है, ये u इनिशियली जीरो मान रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जीरो रख रहे हैं, ये u थीटा है, या u भी लिख सकते हो। यहां पे पी देखो cos 90 सबको पता है कि कितना होता है, जीरो होता है, तो ये माइनस इधर आएगा। देखो ना ये जीरो है यार, ये माइनस है, तो माइनस पी कॉस थीटा। ये कब बेटा? अगर इनिशियली इस डायपोल को मैंने परपेंडिकुलर रखा है, ये ऐसा टेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा कर दिया तो क्या होगा? तो इसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। व्हाट इट? चलो आगे बढ़ना है मुझे, और भी आगे बढ़ना है। चलिए अब केस नंबर 2 में देखो, इस केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 क्या कहती है? केस नंबर 2 ये कहती है कि थीटा अगर जीरो रहा, थीटा नॉट जीरो रहा, मतलब मैं समझा देता हूं बेटा, थीटा अगर आपका ये जीरो रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, डायपोल का पी मतलब डायपोल का क्यू चार्ज, Q1 चार्ज जो दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कोई भी बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज अगर डाल दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इधर से इधर जा रही है, देखो इधर से इधर जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इधर जाएगा, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है। तो यहां पे ये जो है दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये रहा, ऐसे रहा, तो थीटा जीरो, और कॉस जीरो हमारे इधर तो 1 होता है, आपके इधर देख लेना क्या होता है, बता दो कमेंट में। तो u इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में रखते हैं पी ई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू पी ई, इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा। समझे बेटा? ये हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। तो फटाफट एक बार मैं स्क्रीन निकाल लो यार, फटाक से फोटो निकालो। चलो आगे अपने वाले हैं डाइलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशंस क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिकल मीडियम बेटा ये एक इंसुलेटर मटेरियल रहता है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रहता है, और ये विच कैन नॉट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, लेकिन ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकता है। कौन कौन से मटेरियल ऐसे, जैसे कि ग्लास है, वैक्स है, वाटर से, वुड से, ये इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं करने देता, लेकिन उसके अंदर वो स्टोर करेगा। आपको जो बच्चे बोलेंगे सर वाटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है, शॉक लगता है, अरे बेटा वो कौन सा वाटर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आज डिस्कशन करने का मौका तो नहीं मिल रहा है आप लोगों को, आपको पता है। लेकिन क्या होता है बेटा कि इसमें ने क्या आपको ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम, इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं हम लोग। पोलराइजेशन, दो पोल्स तैयार करना, पोलराइजेशन तैयार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोगों को देखना यार पोलर डाइलेक्ट्रिकल। अब पोलराइजेशन करना मतलब दो पोल तैयार करना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पे क्या होता है, एक्चुअली मुझे यहीं पे ही बताना चाहिए कि यार इसी में से टॉपिक कवर करना चाहिए था। एक मिनट, यहां कुछ हो रहा है क्या? एक मिनट क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? अच्छा है, एक मिनट, हाँ यहीं पे बताऊंगा आप लोगों को। यहां एक बात ध्यान रखना है कि यार यहां पे हमारा कोई भी एटम्स रहा तो इसका पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है उसके ऊपर भी डिपेंड हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहां पे पोलराइजेशन मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिकल क्या होता है। अब डाई मतलब दो और
इलेक्ट्रिक अगर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव से पॉजिटिव तरफ यहाँ पे डायपोल मोमेंटम का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन कैसे होने जा रहा है सर। देखो मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव, अब इसका जो मॉलिक्यूल समझो इस यहाँ पे सेंटर का सेंटर में है और इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ है, तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पोलराइजेशन होगा बेटा, मतलब दो पोल अलग अलग है। यहाँ पे बहुत तगड़े तो नहीं होते, टीनी होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास जहां पे कोलाइड्स ना हो उसको पोलर डाइलेक्ट्रिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? पोलर डाइलेक्ट्रिकल कहा जाता है। कौन से है एग्जांपल? HCl बेटा, वाटर है। अब HCl का एग्जांपल मैं यहां पे देना चाहता हूं या वाटर का, तो वाटर का देना है तो यहां पे वाटर का देख लीजिएगा कि O है मेरा मॉलिक्यूल, ये आपके बुक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो है आपके बुक्स के हिसाब से ही लिखो, यहाँ पे ये O है, ओके सर, ये H है, ओके सर, ये भी H है। अब ये H दोनों का यहाँ पे है, नहीं तो अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूँ मैं, यहाँ पे बेटा, और इसका यहाँ है, मतलब ये जो है ना इसका सेंटर यहाँ पे होगा। अब ये O तो निगेटिव है, O को ने बेटा पता होना चाहिए थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे ये पॉजिटिव, H पॉजिटिव को ये पता होना चाहिए, तो इसका डायपोल का डायरेक्शन ये दिखाई देगा होगा आपको। समझे क्या? डायपोल तैयार हो रहा है, इसका जो निगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ है और इसका पॉजिटिव H का यहाँ पे दोनों के बीच में है, तो यह डायपोल तैयार होगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो ये परमानेंट डायपोल मोमेंटम होते हैं और ऑर्डर दे वाले 10⁻³ कूलम मीटर। गॉट इट? मतलब सिंपल बात, पोलर होना मतलब दो पोल तैयार होना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये सेंटर ऑफ मास होता है पॉजिटिव चार्ज का, एक निगेटिव चार्ज का, एक दूसरे को कोलाइड्स नहीं होते हैं। नंबर एक बात बतानी है। दूसरी बात, ये परमानेंटली डायपोल मोमेंटम होते हैं और ये असिमेट्री होता है। एक चीज क्या बतानी है यहाँ पे, ये असिमेट्रिक शेप है इसके, ठीक है। यही पोलराइजेशन में आपको एग्जाम में लिखना 2 मार्क के लिए आता है, ठीक है। एग्जांपल तो मैंने बताया, HCl वाटर है, अल्कोहल है, NH3 है। अब नॉन पोलर मतलब बेटा यहाँ पे पोल तैयार नहीं होंगे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के ऊपर कोलाइड्स होंगे, एक दूसरे के ऊपर होने के कारण पोल रहे तो हम लोग डायपोल निकालेंगे। जैसे कि मैंने बोला ना, निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। अब इसका डायरेक्शन नहीं रहने वाला। अब ध्यान दीजिए, देखो मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास जो होगा पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का एक दूसरे पे कोलाइड्स हो रहे, देखो यहाँ पे ही हो रहे। जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं बात देना चाहता हूं आपको, H2O लिखते हैं, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल लिया है, तो ये H, ये भी H है, ये H का सेंटर है, ये H का सेंटर है, ये H, ये इसका देखो, इस H का यहाँ पे है, इस H का यहाँ है, तो एक दूसरे के पॉजिटिव है ना, यहाँ पे जो भी सेंटर ऑफ मास दोनों एक दूसरे को कोलाइड्स हो रहे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्स हो रहे, तो डायपोल कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, डायपोल नहीं होता, और ये सिमेट्रिक शेप होता है। 3 चीजें मैंने बोला आपको, दोनों का भी सेंटर ऑफ मास है, दो, जैसे कि H2 लिखा है मैंने, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप हो चुके, कोइंसाइड हो चुके। नंबर 1, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम नहीं बनता है। नंबर 3 चीज, ये सिमेट्री असिमेट्री है, या सिमेट्री। तो ये 3 चीजें आप लोगों को यहां पे जो दिखाई दे रही है वही है, मैं बस एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा, पोलराइजेशन से क्या है? अभी पोलराइजेशन से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करने से भी नॉन पोलर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पोलराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि पहले डायग्राम में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करने से यहाँ पे तो ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम्स, एटम में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो होने वाले हैं। बाद में मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से, अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होने से मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की। अब एक्सटर्नल फील्ड कहां से कहां जाती है बेटा? पॉजिटिव से निगेटिव जाती है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फील्ड जो है बेटा पॉजिटिव से निगेटिव, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव जाती है, पता ही सबको। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे एटम्स रखा, तो यहाँ पे निगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाने वाले और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव आने वाले, यही तो हो रहा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कीगी तब पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब बेटा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से नॉन पोलर भी यहाँ पे हम लोग पोलराइजेशन
करते हैं, मतलब शो द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की तरफ किए के बाद यहाँ पे कैसे पोलराइजेशन होता है। ये टीनी होते हैं बेटा, मतलब बहुत मजबूत तो नहीं होते, परमानेंट भी नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग निकाल दोगे तो वो दोबारा नॉन पोलर बन जाएगा, ठीक है ना। नॉन पोलर मतलब यार कि यहाँ पे पोलराइजेशन दिखाई नहीं देता, मतलब पॉजिटिव निगेटिव का जो सेपरेशन वो दिखाई नहीं देता, जिसमें सेपरेशन डायपोल तैयार होना चाहिए पॉजिटिव निगेटिव जैसे, इसलिए तो डायपोल मोमेंटम पी का डायरेक्शन दिखा सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई। अब एक्सटर्नल यहां पे पोलराइजेशन ऑलरेडी है, यहां पे पोलराइजेशन ऑलरेडी है, थोड़ा सा हाँ पीछे, ओके। यहां पे ऑलरेडी पोलराइजेशन है बेटा, लेकिन यहां पे टीनी पोलराइजेशन से, तो ये किसके कारण बने थे, ये कुछ हीट देने के कारण या थर्मल एनर्जी के कारण, लेकिन वो इसका नेट मोमेंटम जो है डायपोल मोमेंटम वो जीरो मिलता है, क्योंकि कुछ इधर ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको अभी अभी जो कहानी बताई सेम कहानी होगी, इसमें एक्सटर्नल फील्ड ये करने के बाद हम लोगों को, सॉरी ये पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे पोलराइजेशन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ओके, कोई टेंशन। तो ये अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड विच टेंड टू द अलाइन द डायपोल विद द फील्ड होगा, एंड थर्मल एनर्जी के कारण भी यहाँ पे डायपोल तैयार होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ पे इसके पहले थोड़ा सा एक चीज पढ़ना बाकी है, इसमें नहीं लिखा है क्या, चलो कोई टेंशन नहीं है, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। डायपोल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, डायपोल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। क्या डिफाइन है, डायपोल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन से हम लोगों को फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे कि पोलराइजेशन के लिए भी ये साई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पी लिख सकते हैं इसके बेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पोलराइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से पोलराइजेशन। झाई इज द यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। वैक्यूम के लिए झाई यहाँ पे जो होता है वो जीरो होता है, ई लिखा होगा आपने, है ना, ई एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि थ्योरी कितनी है सर, कुछ नहीं बेटा, मैं जो बता रहा हूं ना उसका मीनिंग है, बस उसको ऐसे क्या बोलते खिचड़ी कर करके बताया गया है। अब देखो, रिडक्शन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिकल। अब मुझे बता मैंने क्या किया बेटा, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के लिए दो प्लेट ले ली, अरे भगवान कितने, दो प्लेट ले लिए यहाँ पे। अब दो प्लेट लेने से यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड के लिए निगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी पॉजिटिव से निगेटिव होती। इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल पकड़ा और डाल दिया। अब जैसे मैं डालूं क्या होगा आपको पता है कि यार इस प्लेट पे पोलराइजेशन होना चालू हो जाएगा। यहां पे जो प्लेट लगाई थी, ये जो डाली थी, इसके अंदर जो डायपोल मोमेंटम है, तो इसके ऊपर से निगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएंगे और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव चार्ज है। मतलब क्या हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल फील्ड ये थी इधर, ठीक है, लेफ्ट और राइट, और यहां अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही, उसका नाम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण तैयार हुई, एक्सटर्नल फील्ड के कारण। एक्सटर्नल फील्ड ने यहां पे निगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को बुला लिया है, यहां से पॉजिटिव वाले निगेटिव को बुला लेंगे क्योंकि अट्रैक्शन होता है इसका, और इसके अंदर एक इंड्यूस फील्ड तैयार हो रही है। इसके कारण क्या बेटा, पहली थी फील्ड इतनी ये, लेकिन इंड्यूस फील्ड लेना कुछ इसके अंदर, तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब आपको ई नेट किसने पूछा तो आप कैसे लिखोगे, एक्सटर्नल ज्यादा फील्ड है सर, इंड्यूस तैयार होने वाली ये माइनस करो, तो ई नेट फील्ड हम लोगों को जो थी उससे कम मिलेगी, ये इससे पता लगता है। और ये होता है क्या क्या रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, पोलराइजेशन। अगर यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है ना, पॉजिटिव वाले इधर निगेटिव वाले इधर, इसके कारण इंड्यूस फील्ड तैयार हो रही है, और ये इंड्यूस फील्ड इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे ई नेट इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, है ना, इनसाइड वेक्टर सम किया तो हाँ हमने तो लिखा E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, ऑलरेडी लिखा है। अब कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है बेटा। कैपेसिटर क्या है, पहले ऐसे डिवाइस थे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, इसमें से तो भले करंट फ्लो होता था, जैसे रेजिस्टर में से करंट फ्लो होता है, हीट इफेक्ट होता है, जैसे कि हम लोग आयरन की प्रेस इस्तेमाल करते हैं, हीटर इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट, इससे एनर्जी स्पेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कुछ दिनों के बाद जरूरत पड़ी किस चीज की, सर एनर्जी स्टोर कहां करें।
तो एनर्जी स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है और उसका नाम है कैपेसिटर्स। अब ये कैपेसिटर क्या है? ये सिस्टम कंसिस्ट टू कंडक्टर है हैविंग द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल से क्या जाता है, इसको कैपेसिटर कहते हैं। अब ये जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिटेल से सब कुछ चीजें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका पोटेंशियल है, इसको P1 बोलेंगे। यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये क्यों आएगा मैं बताता हूँ सब कुछ, डोंट वरी। ये पोटेंशियल V2। हम लोग क्या करेंगे, वर्क करने वाले कैसे वर्क करते हैं ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। मैं यहाँ पे एक चार्ज को उठा के P1 पे ला रहा हूं। अब जैसे एक दूसरा चार्ज लाऊंगा, तीसरा लाऊंगा, जैसे चार्ज एक 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 बढ़ाने से क्या होता है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, मतलब किसी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा। और यही मुझे यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ते 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 पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। मतलब मुझे एक बात इस सभी बात से ध्यान में आ रही है कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्यों? आपका चार्ज बढ़ रहा है इसलिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है ना बेटा, धीमे 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 जैसे आपने चार्ज बढ़ाया, एक चार्ज लिया, दूसरा चार्ज पोटेंशियल बढ़े, और चार्ज पोटेंशियल, और चार्ज पोटेंशियल, और इसी को हम लोग Q बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं। और इसी कांस्टेंट का Q बाई वी का C या C इज इक्वल टू Q बाई वी लिख सकता हूँ। C इज द कांस्टेंट, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और C होता है बेटा कैपेसिटर की कैपेसिटी, कितनी एबिलिटी है इसकी चार्ज स्टोर करने की। हम लोग चार्ज स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, तो कितनी है ये दिखाने के लिए काम आता है बेटा। ये कैपेसिटी ना पोटेंशियल ना चार्ज पे डिपेंड होती है, वो इसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड होते हैं, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब यहाँ पे सेपरेशन कितनी, देखो डिपेंड अपॉन द शेप साइज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर, दोनों के कंडक्टर में सेपरेशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात इसकी एसआई यूनिट क्या होता है सर, एसआई यूनिट होता है बेटा इसका फैराडे, ठीक है, फैराडे होता है या फैराडे बोलो, ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो चार्ज होता है बेटा हमारी इधर करंट इनटू टाइम पता है, और पोटेंशियल होता है बेटा वर्क अपॉन चार्ज। मुझे लगता है कि ऐसे ही रखा जाए तो चार्ज इसका है वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज ऊपर गया तो स्क्वायर, समझे बेटा। ये वर्क अपॉन चार्ज है ना, हम लोगों को डायमेंशंस निकालना यार, तो आप लोगों को इसको कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे जूल होता है। एक्चुअल में देखा जाए ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे मतलब ये कर रहा हूं, चार्ज कूलम मतलब क्या, करंट इनटू टाइम बेटा, समझे, करंट इनटू टाइम। और जूल के डायमेंशंस होते हैं हमारे पास m1 l2 t-2, ये ऊपर गए बेटा तो m-1 l-2, t होगा 4 और IB2। क्या आपको यही डायमेंशन दिए, क्या चेकआउट कर सकते हैं, m1 l-1 t⁴ आई लिख सकते हैं। इसका छोटे यूनिट होते बेटा, ये फैराडे बहुत बड़ी एक यूनिट है, उसके कारण यहाँ पे 1 माइक्रो फैराडे, माइक्रो मतलब -6 बेटा फैराडे, बाद में नैनो फैराडे हो सकता है, -9 फैराडे होता है, उसके बाद में 1 पिको फैराडे तो -12, फेम्टो भी हो सकता है -15, ठीक है। तो ये आपको कैपेसिटर बढ़ाने में। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे में हमारे पास जो भी कैपेसिटर दे वाला है, तो इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो मैंने एक प्लेट रखी, इस प्लेट पे यहाँ पे रखने के बाद दूसरी एक प्लेट ला ली, इस प्लेट को यहाँ रखने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंडक्शन होगा, इंडक्शन पता है ना, इंडक्शन होगा। इस इंडक्शन पॉजिटिव इधर आएगी, निगेटिव इधर आएगी। मैंने क्या किया, बाद में धीमे से इसको पकड़ के अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ चले जाएंगे। तो तब बेटा हमारे पास जो कैपेसिटर है वो C1, पहली बात Q/V है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहां पे मेरी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है। पहले इसके पास तो जो है वो है C1 = Q/V, ठीक है। मैंने दूसरी प्लेट रखी, मुझे क्या करना है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी। तो क्या कर सकता हूं, प्लेट रखी, प्लेट रखने के बाद इंडक्शन होगा, इंडक्शन के बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव अर्थ को लगाऊंगा, अर्थ से चले गए। अब मुझे बताओ इसका पोटेंशियल है V और इसका V1 पोटेंशियल है, तो मेरे पास कैपेसिटर C2 की निकालनी है, तो Q/V - V1 करूंगा। अब बोलेंगे सर V - V1, बेटा V पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल रहेगा,
बराबर है ना। अब मुझे बताओ, पहले सेम फार्मूला है लेकिन बट यहां पे पोटेंशियल माइनस करना मतलब क्या यार, कम करना, मतलब डिवाइडर नंबर कम करना, ऑब्वियसली C2 बढ़ेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं, पहले ये 10 बटे मेरा 5 था, कंसिडर करो, है ना, चार्ज 10 था पोटेंशियल। अब क्या हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट होके कुछ कम हुआ होगा, तो ऑब्वियसली 2 हुआ, ऐसे पार करते। तो इसका तो आंसर 2 मिल रहा था फैराडे, फैराडे माइक्रो फैराडे जो लिखना है, यूनिट से झगड़ना मत यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको 5 यहाँ पे माइक्रो फैराडेज मिल रहा है, ऐसे बात करते। मतलब बेटा C2 की कैपेसिटी C1 से ज्यादा है, ये यहाँ पे पता लग रहा है। मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर आपको इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे ये मेथड्स होता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। सीरीज में एक बात ध्यान रखना बेटा, करंट जब फ्लो होता है वो सेम होता है, तो चार्ज भी फ्लो होता है तो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटी डिफरेंस होते हैं। मतलब मुझे ये बताना है, इसके अंदर का चार्ज, इसके अंदर का चार्ज, इसके अंदर का चार्ज सेम होगा, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं, उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होता है उसको ऐड करो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V का फार्मूला अभी अभी C इज इक्वल टू Q बाई V बोला था, तो V इज इक्वल टू Q बाई C लगा सकता हूं। तो यहाँ पे Q बाई CS, सीरीज है ना, CS लगाओ। ये टोटल चार्ज V1 के लिए कैसे लगा के Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आता होगा कि Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा। बेटा चार्ज फ्लो इन ईच कैपेसिटर सेम है, इसमें से। लेकिन बेटा यहां पे जो कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग है, तो ऐसे लिख सकता हूं। तो Q को कॉमन निकाला तो इसको मार सकता था मैं, तो इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 बाय C1। ये Q कहां गया बेटा, कॉमन निकाल के इस Q के साथ मारवा दिया। Q समझ में आ रहा है। या ज्यादा है कैपेसिटर तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते C1 C2 डैश 1 बाय Cn। दूसरी बात, अगर आपके पास 2 ही कैपेसिटर हो तो एक फार्मूला और लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, C1 C2 C1 प्लस C2। बात समझ में आ रही है। 2 ही कैपेसिटर रहे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कैपेसिटर डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ 2 कैपेसिटर। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, इजी करने का मेथड से। अगर आपके पास C इक्विवेलेंट हो, C बाई N भी लिख सकते। कब, ये अगर आपके पास सभी कैपेसिटर की वैल्यू सेम रही, तो सभी मतलब 2 माइक्रो फैराडे 2 माइक्रो फैराडे सबकी रही तो ये लगवा सकते हो। आगे बढ़ते बेटा, यहां पे कैपेसिटर इन, यहां पे हमारे पास पैरेलल लगाए, तो अब पैरेलल लगाए, पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे यूज किया। अब पैरेलल लगाने से क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें से जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है हमको निकालनी है। लेकिन एक बात, यहां पे चार्ज आने के बाद चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूट बेटा। अब यहां पे पोटेंशियल अगर आपने यहां पे प्लस पॉजिटिव 5 हो, पॉजिटिव और निगेटिव पे यहां पे 0 वोल्ट लगाए, समझो एक बात कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव 5 इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है, समझो, कंसीडर करो, ठीक है। तो हर किसी के अक्रॉस में पॉजिटिव 5 है, देखो ना, C1 के, C2 के, C3 के, यहां पे भी। लेकिन बेटा कैपेसिटर के अंदर से जाने वाला चार्ज अलग अलग है, वो डिपेंड करेगा कैपेसिटर के ऊपर। मतलब इस टाइम पे कैपेसिटर में से चार्ज अलग है, तो चार्ज को ऐड करो। सर मैंने Q चार्ज दिया था, Q1 चार्ज C1 में से फ्लो, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज। अब मुझे बताओ कि C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो यहां पे CV ये फार्मूला यहां पे, और ये पैरेलल इसलिए P लिखो। पोटेंशियल ड्रॉप सबके सेम है इसलिए V ही लिखना, V1 V2 नहीं लिखना है। तो C1 V, C2 V, C3 V। तो यहां पे CPV, यहां पे मुझे लगता है कि V को कॉमन निकालते हुए C1 C2 C3, तो V कैंसिल, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ओके, अगर आपको बहुत ही ऐड करना है तो कर सकते हो C1 प्लस C2 प्लस डैश Cn। अगर बहुत ही ज्यादा और भी रहे तो सेम रहे तो N इंटू CP लगा सकते, है ना। आपकी बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विदाउट डाइलेक्ट्रिकल मीडियम, मतलब कोई मीडियम इसके अंदर डालना नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज प्लेट है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 क्यों मिलती है, तो आप लोगों को इसके लिए शायद मैंने गॉस लॉ के थ्योरम पे
प्लेन सीट रही ना, प्लेन सीट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो यहां पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब बता दो सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चे आप घबरा गए कि सर ये फार्मूला कहाँ है, तो मैं बता देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में से प्लेन सीट का सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेना। ये होगी, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, अभी नेगेटिव चार्ज के कारण जो आउटसाइड है सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट, तो आउटसाइड में इसलिए जीरो मिलती बेटा, गॉट इट। अब इनसाइड में एडअप करना पड़ेगा यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब थोड़ा सा एक बात समझते बेटा कि कैपेसिटेंस ऑफ, अब ये कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इज इक्वल टू फार्मूला बाय Q बाय V, शॉर्टकट बताता हूं। अब V क्या बेटा, ये फार्मूले याद हो तो आर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। ये बच्चे घबरा जाते हैं, मुझे पता है भैया कि E इज इक्वल टू V बाई डी, ऐसे भी फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये फार्मूले अगर आपको बेसिक पता ना हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इनसाइड क्या होगी सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस इनसाइड एडअप करना है, तो ये होगा सिग्मा, सेम इसलिए टॉइस सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट, टू कैंसल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा मतलब सर पे चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि बेटा प्लेट है, प्लेट का सरफेस एरिया होता है, ये प्लेट है ऐसी, ठीक है ना। तो रख सकता हूं मैं Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। मैंने क्या बोला आपको, कैपेसिटी की कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है देखनी है मुझे, तो V चाहिए, तो V के लिए फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिली बेटा Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी, C इज इक्वल टू Q बाय V, यहाँ पे Q जो V की वैल्यू दी वाली बेटा वो है Q D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q को मरवा दो, ये C होगा, ये ऊपर जाएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दिस इज द कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी है, उसके शेप एंड साइज के ऊपर और दो प्लेट के बीच का जो अंतर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताई है। ये कोई मीडियम अंदर डाला नहीं, तो अगर इसके अंदर कोई डाल दिया मीडियम, तो सर कोई मटेरियल डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल डाला तो देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सवाल है हमारे लिए अभी। अब यहां पे सबसे पहले मैं क्लियर थोड़ा सा कर देता हूं, यहां पे ये T है, एक्चुअली D हो गए वो गलती से, ठीक है। नहीं तो बच्चे अब देखो मीडियम डाल दिया, अब क्या होगा बेटा, इस कैपेसिटर के अंदर मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम, तो इसके अंदर जब भी डालोगे तो पोलराइजेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करने के पॉजिटिव चार्ज एक तरफ निगेटिव एक तरफ हो जाते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव तो इधर निगेटिव क्यों आ रहे, समझ में आ रहा होगा आपको, ये निगेटिव इधर आ गई है, ये पॉजिटिव भी इधर आ गए, तो पोलराइजेशन होने से इसकी एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है, लेकिन इंड्यूस जो हो चुकी है वो ई नॉट इस तरफ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा ये है, और इंड्यूस बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। बात समझ में आ रही, उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब गफला होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को, जब कैपेसिटर एयर में है तब A एप्सिलॉन नॉट बाय D ये फार्मूला पता होना चाहिए। किसके लिए बेटा, जब कोई मीडियम नहीं डाला था तब की बात कर रहा हूं, और इसके लिए जो पोटेंशियल होता है वो होता है E नॉट इंटू डी, E नॉट इंटू डी। और सबसे पहले यहां पे मतलब कुछ नहीं रहा तब की बात कर रहा हूं मैं, E नॉट, ये जो हम लोगों ने जो निकाला था फार्मूला याद होगा आपको अभी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये कब है बेटा, जब इसके अंदर कुछ नहीं रखा, तो अब हम लोग डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डालने वाले हैं, तब इसका पोलराइजेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। तो फार्मूला तो वही सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, P लिखो लेके, तो यहाँ पे QP डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। देखो एरिया वही है, परमिटिविटी वही है, ओनली यहाँ पे हमारा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए PP लिखा है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये ऐसे E नॉट माइनस E लिखना पड़ेगा। E नॉट मतलब ओरिजिनल में से ये इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ करेगी, लेके तो P लिखो पोलराइजेशन होने के कारण, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं E नॉट बाय K, है ना यार। E नॉट बाय K क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डाला तो उतने टाइम से वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो डिवाइडेड बाय डालना पड़ेगा ना। मेरी बात तो समझ में आ रही है आपको, क्योंकि डाइलेक्ट्रिकल मीडियम के लिए K के लिए मेरे पास E नॉट डिवाइडेड बाय फार्मूला मिलेगा E नॉट माइनस E, है ना बेटा, ओरिजिनल, है ना। ये कितनी कम कर रहा है, रिड्यूस कितनी कर रहा है,
तो ये फार्मूले का आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, मतलब ये जो फार्मूला है, वो फार्मूले के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, ये फार्मूला लिख सकता हूँ। सर कैसे? अरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, K इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, मतलब E नॉट, यहाँ पे जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ना, ये E नॉट है। E नॉट की वैल्यू क्या है? देखो ये मेरी E नॉट की वैल्यू डिवाइडेड बाई के तो के डाल सकता हूँ ऐसे। और यहाँ पे किसी को अगर चार्ज चाहिए तो चार्ज इज इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज भी डाल सकते, कोई टेंशन नहीं कि मतलब है। अब मुझे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल बेटा E नॉट यहाँ पे D माइनस टी, मैं बताऊंगा इसका मतलब प्लस E इंटू टी। बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का अब भी फार्मूला लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी लिखा था, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस है। अब पहली बात तो E नॉट जब भी है ना, ये E नॉट, तो D माइनस टी क्यों किया, ये ध्यान रखना है, लेकिन D इज लेस देन होना चाहिए D से, मतलब जो मटेरियल अंदर डाल रहे हो ना वो छोटा होना चाहिए ना यार, कैपेसिटर के ये प्लेट के इस ये दोनों के बीच के अंदर से छोटा होना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा रहा तो कैसे चलेगा। तो थिकनेस हमारी जो डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल डाल रहे ये छोटी होना चाहिए कैपिटल D से। यार थोड़ा सा ये महारिविजन है, फास्ट लेना पड़ता है, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। लेकिन E की वैल्यू है मेरे पास E नॉट बाई के, देखो E की वैल्यू E नॉट की दिख रही है यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू E नॉट, ये D माइनस टी क्यों किया बेटा, ये D में से T गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है मुझे यहाँ पे बेटा E नॉट बाई के क्यों रख रहा हूँ पता होना चाहिए, ये T है यहाँ पे, ब्रैकेट में रखना है तो रखो, नहीं रखा तो भी चलता है। तो यहाँ पे E नॉट ब्रैकेट में रहा, ये प्लस टी बाई के, बात समझ में आ रही है? टी बाई के कैसे आ गया, ये टी बाई के, ये ई नॉट। लेकिन ई नॉट की वैल्यू भी मुझे पता है, वो है बेटा v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बाई के। कोई शक है यार? कोई शक है? अब मुझे क्या करना है समझ लो, सबसे पहले मुझे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसीलिए तो कर रहे हैं ना, पहले जैसे मैंने बोला था शॉर्टकट फार्मूला पहले याद रखो, तो C इज इक्वल टू क्यू, ये V की वैल्यू मेरे पास K डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, तो Q Q कैंसल, ठीक है, अरे भगवान पूरा चला गया। ओके, आप लोगों को ये थोड़ा सा पीछे जाके शॉर्ट स्क्रीन निकालो, कोई टेंशन नहीं, मैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिख रहा हूँ। तो आपको पता है कि क्यू V की वैल्यू आई थी, ये लिख लो D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फार्मूला, तो क्यू क्यू कैंसल बेटा, मुझे लगता है डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट बचा है मेरे पास D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फार्मूला कैपेसिटर का मिला है। लेकिन हमने कैपेसिटर का सुंदर सा एक फार्मूला लिखा था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, याद है? ये कब बेटा? कोई डाइलेक्ट्रिकल मीडियम ना डालने के बाद का फार्मूला, मतलब कोई मीडियम नहीं था तब, अब मीडियम रहा तो एक सिंपल और सोबर फार्मूला क्या बन सकता है? कुछ नहीं बेटा, ये के लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे सर? प्रूफ करो। हमारी जो टी है बेटा वो डी जैसा है, मतलब ये जो है ना ये फुल्ली, मतलब फुल फेस टू फेस डाल दिया उसके अंदर, तो C यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस डी, यहाँ पे प्लस D बाई के डालना पड़ेगा, ये D ये हो जाएगा बेटा, तो बचा क्या? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D बाई के डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई D, मतलब डाइलेक्ट्रिकल मीडियम आ रहा है, बाकी कुछ नहीं, के आ रहा है मल्टीप्लाई, इतना ही फर्क है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर का लास्ट और फास्ट सवाल और बेस्ट सवाल है, इस सवाल से बहुत सारे सवाल आते हैं, बस समझने वाले को इशारा काफी है, समझ लो 3 मार्क आपके पक्के होने के बहुत सारे चांसेस है। यहाँ पे इस प्लेट में से हमने क्या किया, हमने किया बेटा इसका चार्ज इसके ऊपर डाल रहे, तो वर्क कर रहे, जाके वर्क कर रहे ऐसे उठा के, तो चार्ज वैसे वैसे जैसे स्टोर करेंगे वैसे वैसे ज्यादा चार्ज होने से पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ने से यहाँ पे हमारा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ये सभी चीजें अभी पूरे चैप्टर में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बता दी यार, इसके बारे में मैं ज्यादा तो बोलने वाला नहीं हूँ। हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके पास Q बाई V एक फार्मूला है, लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, मुझे वर्क निकालना है लेकिन छोटे छोटे वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, ये
क्या हुआ मेरा वादा, मुझे वर्क निकालना है ना, तो यहाँ पे v इंटू डी क्यू लिख सकता हूँ। मुझे लगता है कि v इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकता हूँ फिर, है ना। v की वैल्यू पुटअप करनी है, इंटीग्रेशन बोथ द साइड करो। यहाँ पे हमारा चार्ज, जो भी आप लोग इसका इंटीग्रेशन लेना है तो ले सकते हो, कौन सा, 0 से q चार्ज तक चार्ज स्टोर करने वाले कैपेसिटर में। तो यहाँ पे v की वैल्यू मुझे पता है सर, क्या सर, बता दो, q बाई सी इंटू डी क्यू है। ओके, इस वर्क का w लिख सकता हूँ। तो मुझे लगता है 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है ना, ये 0 टू q है, यहाँ पे q इंटू डी क्यू है, तो यहाँ पे 1 बाई सी, इसका जो है q स्क्वायर, ये 0 टू q है बेटा, ठीक है। तो 1 बाई सी, यहाँ पे q स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं w इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये 2 को इधर लेना पड़ेगा। हाँ बेटा, q स्क्वायर बाई 2 है तो 2 इधर आएगा, तो यहाँ पे 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर, ये फॉर्म इन द कौन से पोटेंशियल एनर्जी में। कोई शक है यार, या u इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी क्यू इंटू क्यू करना पड़ता है। ये सी क्यू कब आ सकता है, सी इंटू क्यू कब आ सकता है, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यार क्यू की वैल्यू सी वी डाल सकते हैं, ठीक है ना। सी वी देखो ना, क्यू की वैल्यू यहाँ पे सी वी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे सी वी डालो, या अलग अलग फॉर्म यार इसके, बस इतना ही बताऊंगा। कुछ गलत हुआ मेरे ख्याल से, कुछ तो हुआ है। हाँ बेटा, ये क्यू स्क्वायर, सॉरी यार, सॉरी शक्तिमान। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ पे भी ठीक ठाक है। अरे बेटा, वो तो डिवाइड समझ लो ना, ये यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, कुछ तो फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल 1 बाई 2 सी वी, ये क्यू स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। सॉरी शक्तिमान, ये पोटेंशियल थोड़ा भी गलत हो गया, देखो ना, ये डिनोमिनेटर थोड़ी है, ये डिनोमिनेटर था सी। हाँ, अब सही है, अब सही चल रहा है क्या सर? ओके सर। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि 1 बाई क्यू बाई सी इंटू क्यू है, क्यू बाई सी मतलब v है क्या, देखो बोला क्यू बाई सी मतलब u इज इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। ये v इंटू क्यू भी लिख सकते हो, या यहाँ पे 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये अलग अलग फॉर्म है उसके। वर्ड इट, आपकी बुक्स में यही दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो, कुछ भी हेल्प लगती तो मांगते चलो, लेकिन शेयर करना, वीडियो लाइक करना। दूसरी बात, जो भी बच्चे अभी भी आपकी तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि मैं और भी अच्छी तैयारी करूँ, रिवीजन अच्छे करूँ, तो बेटा हम लोग नून के साथ यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं आपके। आपको आना पड़ेगा कहाँ, नून पे, है ना। नून पे जो बच्चे आएंगे उनको और भी अच्छी तरह से करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बस एक मिनट भावा, एक मिनट। यहाँ पे जो बच्चे और तैयारी करना चाहते हैं अच्छी, तो हम लोग आपके लिए है ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहे। जिनका पहले चैप्टर से भी होने जा रहा है यहाँ पे रिवीजन, इसमें हम लोग ने क्या बेटा, पूरा MSTCT का ब्रिज कोर्स बना। MSTCT का ब्रिज कोर्स नहीं समझ में आया, मतलब बेटा पहले फिजिक्स का रिवीजन लेंगे बोर्ड का पॉइंट टू पॉइंट, वही आपको रिवीजन CET में MCQ सॉल्व करने में काम आने वाला है। CET का कोर्स लॉन्च होने जा रहे हैं, तो अभी से आप लोग बोर्ड की तैयारी करो पहले। इसके साथ में उसका फायदा ये होगा कि MSTCT को मतलब आपको पूरा रिवीजन करवाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, नून आपको डाउनलोड करना है, फिजिक्स रिवीजन प्लस MSTCT विद मुकेश सर के ग्रुप में ज्वाइन होना है। रात को 9 बजे लेक्चर रहता है, आराम से खाना पी के, खाना सब करके, इसमें अनलिमिटेड डाउट ले रहे, टिप्स एंड ट्रिक्स ले रहे, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रहे, नोट्स मिलेगी, सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, रेगुलरली 9 बजे आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।